हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक जो है वो हम लोग का वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट का है। तो वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट ये क्लास 12 बोर्ड एग्जाम सीबीएसई के लिए कवर किया जा रहा है। जस्ट ब्रीफ में इस चैप्टर को कवर करेंगे, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट को। तो यार शुरू करते हैं। तो बेसिकली वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है कि सपोज कर लेते हैं कि हम लोग के पास दो वेक्टर है। एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। और सपोज कर लो कि ये मेरा एक्स एक्सिस है। सपोज करो कि ये ए वेक्टर इज अलोंग द एक्स एक्सिस, और जो मेरा वी वेक्टर है उसको सपोज करो कि ये अलोंग वाई एक्सिस है। ठीक है। तो बेसिकली जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है वो एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है कि अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे तो वो क्या आएगा, मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। तो एन कैप यहाँ पर क्या है, एन कैप इज यूनिट वेक्टर। ठीक है। तो ए क्रॉस बी, जैसे डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी होता है तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी, ए क्रॉस बी जो है क्रॉस प्रोडक्ट वो क्या होता है यार हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी होता है मतलब उसका क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये मेरा मैग्नीट्यूड है, और ये वाला जो ये क्या है मेरा डायरेक्शन। और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वो राइट हैंड थंब रूल से ए से बी की तरफ जाएंगे तो थंब जहाँ पॉइंट करेगा वो हो जाएगा मेरा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। तो अगर ए से वी की तरफ अगर हम यहाँ से अपना हाथ को कर्ल करेंगे तो मेरा थंब जो है वो ऊपर पॉइंट करेगा टॉप में। तो वो मेरा क्या है, एन कैप। एन कैप यहाँ पर कौन सा डायरेक्शन में, जेड एक्सिस में। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस। ठीक है। तो ए से वी की तरफ हाथ कर्ल करने से मेरा डायरेक्शन, ए से वी की तरफ अगर हाथ कर्ल करेंगे तो थंब कहाँ पे जाएगा, टॉप में। ठीक है। तो ये डायरेक्शन क्या हो गया, ए क्रॉस बी का। ठीक है। तो आगे फिर देखते हैं। ओके, चलो। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, एन कैप यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जैसे कि बतलाया अभी हम कि ए है बी है, ये एक प्लेन है, मान लो इसको एक्स वाई प्लेन है। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा मेरा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। वो किससे डिनोट किया गया है, एन कैप। और एन कैप यहाँ पर क्या है, यूनिट वेक्टर। ठीक है। चलो ठीक है। उसके बाद और क्या इसमें गिवन है, ये तो बता दिया, राइट हैंड सिस्टम का फॉर्म है। तो सपोज करो कि ये एक पैरेललोग्राम गिवन है। ठीक है। यहाँ पर ओ मेरा क्या है, ओरिजिन। ये एक पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। ओके। ये ए वेक्टर जो है ये मेरा ओ ए वाला डायरेक्शन में है, और जो बी वेक्टर है ये ओ बी डायरेक्शन में है। ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट्स द वेक्टर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग एडजेसेंट साइड्स अलोंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो नटशेल में बोले तो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है। और अगर पैरेललोग्राम का दो डायरेक्शन दिया हुआ है, एक ये डायरेक्शन में दिया ए वेक्टर और एक इस डायरेक्शन में दिया बी वेक्टर, यहाँ पे ओ को ओरिजिन कंसिडर कर रहे हैं। तो बेसिकली जो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जो आता है उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ओ ए सी बी। ओ ए सी बी वो आता है मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकाल लेंगे तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो मेरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। अगेन प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग को लगे कि प्रूफ का ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, तो प्रूफ डिस्कस कर लेंगे फिर। और वैसे ही सेकंड चीज़ यहाँ पर जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो ये मेरा ट्राइंगल है ओ ए बी। तो अगर ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा जिसका दो साइड, एक साइड ये ए वेक्टर के अलॉन्ग है और एक साइड इसका बी वेक्टर के अलॉन्ग है, तो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी। तो अगर हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो जस्ट ये रिजल्ट को याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। और यहाँ वही चीज़ को लिखा हुआ है, ए वेक्टर यहाँ पर क्या है, ओ ए वेक्टर। ए वेक्टर है मेरा ओ ए वेक्टर, और जो बी वेक्टर है वो है मेरा ओ बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ तक सही है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। तो नेक्स्ट जो चीज़ है यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो है हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है। अब वेक्टर प्रोडक्ट का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, जैसे स्केलर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे, तो वैसे ही मेरा वेक्टर प्रोडक्ट का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए।
तो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट जो था उसमें क्या बोले थे कि डॉट प्रोडक्ट जो है ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है, बट यहाँ पे ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए नहीं होता है, बल्कि माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जस्ट मतलब प्रूफ नहीं देख रहे, बस जस्ट इसका ओवरव्यू देखते हैं। तो सपोज करो ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर एक प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या कौन सा आएगा? अगर ए से बी की तरफ हाथ कर्ल करेंगे राइट हैंड, तो थंब कहाँ पर आएगा? जेड एक्सिस की तरफ। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो आएगा वो एन कैप, वो अलॉन्ग द जेड एक्सिस आएगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो आएगा वो अलॉन्ग जेड एक्सिस आएगा, प्लस जेड। और वहीं अगर अ, मेरे को अगर बी क्रॉस ए निकालना होगा, तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक आएगा? बी से ए की तरफ कर्ल करो अपना हाथ को, राइट हैंड को बी से ए की तरफ। तो जो थंब है वो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो वी क्रॉस ए का डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड में आएगा, यानी कि माइनस ऑफ जेड एक्सिस, माइनस जेड, ठीक है। तो वी क्रॉस ए का डायरेक्शन निकालना है अगर, तो वो तुम्हारा डाउनवर्ड में चला जाएगा, क्योंकि वी से ए की तरफ हाथ कर्ल करेंगे तो जो थंब है वो डाउनवर्ड पॉइंट करेगा। और अगर ए से वी की तरफ हाथ कर्ल करेंगे, यानी कि ए क्रॉस वी, तो उसका जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है वो अलॉन्ग द जेड एक्सिस आएगा। तो इसलिए ए क्रॉस बी जब कर रहे हैं तो यूनिट वेक्टर जो है वो अलॉन्ग प्लस जेड आ रहा है, और बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो यूनिट वेक्टर जो है अलॉन्ग माइनस जेड आ रहा है। इसीलिए ए क्रॉस बी जो है वेक्टर प्रोडक्ट वो मेरा कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। जस्ट एक ओवरव्यू था ये, एक्चुअल प्रूफ थोड़ा और लेंदी होगा, बट यही नटशेल में यही करना, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जस्ट ये रिमेंबर रखना है इसको, ये तुम लोग का यूज़ हो जाएगा। तो इसमें गिवन है कि ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स एंड एम इज अ स्केलर, देन एम इंटू ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू एम, फिर ए क्रॉस बी अंदर लिख सकते हैं या फिर ए क्रॉस एम बी। तो जस्ट ये इसको प्रूफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बस इसको याद रखना, ठीक है। वैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ a vector comma b vector are two vectors and m comma n are scalar, then m a vector क्रॉस n b वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू m और n स्केलर है, तो इसको एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और a क्रॉस b एज इट इज। इसको और कैसे लिख सकते हैं? m को यहाँ रहने दो और n को अंदर भी लेके जा सकते हैं। बेसिकली m और n स्केलर है तो उसको कहीं पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो या तो ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। तो इसमें देख लेते हैं इसमें क्या है। ए क्रॉस बी प्लस सी जो होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। सिमिलरली बी प्लस सी क्रॉस ए, इसको कैसे लिख सकते हैं? बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जो है प्रॉपर्टी नंबर 5 में बोल रहे हैं, फॉर एनी थ्री वेक्टर्स ए बी सी वी हैव ए क्रॉस बी माइनस सी। इसको भी कैसे लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में? ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। तो जस्ट ये प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त यूज़ होगा, तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर इज जीरो वेक्टर, दैट इज इफ दे आर पैरेलल या कोलिनियर। मतलब क्या है कि अगर दो वेक्टर मेरा पैरेलल है, तो बेसिकली अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उसके बीच में एंगल कितना होगा? या तो 0 डिग्री होगा या तो नहीं 180 डिग्री होगा। तो ए क्रॉस बी क्या लिखेंगे? ए बी साइन थीटा। तो साइन थीटा, थीटा तो क्या होगा? 0 या फिर पाई। तो साइन 0 भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है। तो बेसिकली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर तुम्हारा दो वेक्टर पैरेलल है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? 0। सिमिलरली डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। वेयर ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, ए बी क्या होना चाहिए? नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के इज इक्वल टू 0। ये 0 क्यों हो रहा है? आई क्रॉस आई करेंगे तो क्या होगा? आई क्रॉस आई क्या है? बेसिकली मैं यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो आई क्रॉस आई के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री का ही होगा। तो ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, इसलिए ये तुम्हारा क्या होगा? 0। सिमिलरली अगर आई क्रॉस जे निकालना है तो ये एक तरीका होता है इसको, मतलब शॉर्टकट याद करने के लिए। बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं, तीन कंपोनेंट बनाए हम यहाँ पे, आई
जे के, और डायरेक्शन जो है वो आई से जे की तरफ है, भाई जे से के की तरफ है। तो अगर मेरे को आई क्रॉस जे निकालना है तो क्या लिखेंगे, आई क्रॉस जे के कैप। ठीक है, अगर इसी डायरेक्शन के अलॉन्ग आ रहा है तो पॉजिटिव साइन होगा। जैसे जे क्रॉस आई निकालना है तो जे यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, तो जे से आई की तरफ जा रहे हैं, बट देखो यहाँ पर एरो क्या हो रहा है, उल्टा हो जा रहा है। तो जे से जब आई के जाएंगे तो आंसर तो के कैप होगा, बट माइनस साइन के साथ। सिमिलरली अगर जे क्रॉस के निकालना होगा तो जे से के की तरफ जा रहे हैं इस एरो की डायरेक्शन में, तो जे क्रॉस के क्या होगा, आई कैप। वहीं अगर के क्रॉस जे निकालना होता तो के से जे की तरफ आ रहे होते तो आंसर क्या होता है, माइनस आई कैप, क्योंकि इस एरो के अपोजिट जा रहे हैं। इस एरो के अलॉन्ग जाएंगे तो प्लस, इस एरो के अपोजिट जाएंगे तो माइनस। ठीक है, तो याद रखना। उसके बाद है वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। तो अगर दो वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मेरा कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब कि आई जे के फॉर्म में दिया हुआ है, तो उस केस में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो ये जस्ट सिंपल है, एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप, और फिर कोफिशिएंट्स को लिखते जाएंगे एक्स वाई और जेड का, मतलब आई कैप जे कैप या के कैप का। तो आई वाले रो के नीचे क्या लिखेंगे, A1, फिर यहाँ पर जे में A2, और यहाँ पे क्या A3। ठीक है, फिर यहाँ पे B1 B2 B3, और इसका बेसिकली क्या करना है, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना। तो इसका जो भी डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा वो क्या देगा मेरा, A क्रॉस B। ठीक है, तो उसके बाद जो है अगला टॉपिक वो है वेक्टर्स नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ टू गिवन वेक्टर। तो मतलब क्या है कि जैसे कि मान लो मेरे पास दो वेक्टर है, ये मान लो एक वेक्टर ए वेक्टर है और ये एक वेक्टर है बी वेक्टर। ठीक है, ये है मेरा ए वेक्टर और ये है मेरा बी वेक्टर। ठीक है, तो ये तो एक प्लेन में मान लो एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, ये मान लो तुम्हारा कौन सा प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन में। तो इस दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हमको एक वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जैसे जानते हैं कि अगर हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो इसका डायरेक्शन कहाँ पर आएगा, इस दोनों के परपेंडिकुलर, इस दोनों के परपेंडिकुलर मान लो इधर। ठीक है, ए से बी की तरफ जा रही है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये किधर रहेगा, जेड एक्सिस, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर एन कैप इसको लिख सकते हैं। या फिर ए और बी के, अगर बी से ए की तरफ आएंगे यानी कि बी क्रॉस ए निकालेंगे तो यूनिट वेक्टर किधर आएगा, माइनस के कैप, यानी कि जेड माइनस जेड एक्सिस के अलॉन्ग आएगा। तो ये भी एक मेरा यूनिट वेक्टर है, इसको लिख सकते हैं माइनस एम कैप। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन में अगर गिवन है कि दो वेक्टर गिवन है ए बी, तो उस दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हमको वेक्टर निकालना है। या तो दो वेक्टर गिवन है, उसके परपेंडिकुलर जो दो वेक्टर निकालना है, या तो वो प्लस एक्सिस में हो सकता है या फिर वो नेगेटिव एक्सिस में भी हो, तो दो वेक्टर पॉसिबल है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस बी साइन थीटा इंटू एन क्या। बेसिकली यहाँ पे मेरे को ये यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ए क्रॉस बी को कैसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का दो चीज़ होता है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, एन कैप। ठीक है, तो यहाँ पर एन कैप निकालना है। तो एन यहाँ पर एन कैप भी हो सकता है और यहाँ पर माइनस एन कैप भी हो सकता है। तो पहले प्लस एन कैप को ले रहे, प्लस एन कैप को लेगा तो क्या कर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो वही लिखे। तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है किसका, ए क्रॉस बी के। ठीक है, मतलब ए और बी जिस प्लेन में लाई कर रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर है ये एन कैप। ये वेक्टर यूनिट वेक्टर मेरे को मिल गया। ठीक है, दस ए क्रॉस बी बाय दिस इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एन। और दूसरा क्या हो सकता है, माइनस ऑफ एन कैप भी हो सकता है, यहाँ पर माइनस साइन भी आ सकता है। तो यहाँ पर अगर माइनस साइन आएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये माइनस ऑफ दिस हो जाएगा, माइनस ऑफ दिस। तो माइनस वाला क्यों आ रहा है, क्योंकि बताया ना कि ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर दो वेक्टर है, एक प्लस एन कैप और एक माइनस एन कैप। ठीक है, ये दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है कि कोई वेक्टर लिखना है तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। तो जो वेक्टर इसके और इसके परपेंडिकुलर है, ये तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड निकला एन कैप। ठीक है, मतलब सॉरी, ये तो सिर्फ उसका डायरेक्शन निकला एन कैप। तो मेरे को अब मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड सपोज करो लैम्डा है अगर, ठीक है, मैग्नीट्यूड अगर लैम्डा है तो वेक्टर मेरा क्या होगा, प्लस माइनस
मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, और डायरेक्शन क्या है, ये यूनिट वेक्टर, तो ये लिखा हुआ। ठीक है, तो लैम्डा यहाँ पर क्या है मेरा, लैम्डा जो है वो ये मैग्नीट्यूड को पॉइंट कर रहा है, और जो ये वाला टर्म है ये बेसिकली क्या है मेरा, यूनिट वेक्टर है, जो डायरेक्शन है। ठीक है, ये है एन कैप, और यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लिखा हुआ है, क्योंकि एन कैप जो हो सकता है वो प्लस जेड के लॉन्ग भी हो सकता है, जैसे हम बताएं प्लस जेड के लॉन्ग भी हो सकता है, और माइनस जेड के लॉन्ग, मतलब जेड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम ए और बी को एक्स वाई मिली है, तो अगर ए और बी का ओरिएंटेशन चेंज होगा तो फिर जेड के बदले कुछ और आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ डायगोनल्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अभी जो शुरू में देखे थे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, उसका क्या फॉर्मूला आया था, ए क्रॉस बी आया था उसका। ठीक है, बट वहाँ पे ए और बी क्या था, अलॉन्ग द तुम्हारा साइड के अलॉन्ग, तो वहाँ पर ए बी कैसा था, ये ए था ये वाला, और ये वाला बी था। ठीक है, तो वहाँ पे फॉर्मूला आया था मेरा ए क्रॉस बी। बट यहाँ पे अगर ए और बी तुम्हारा क्या गिवन है, डायगोनल्स के अलॉन्ग गिवन है, तो फिर बताना है इसका एरिया क्या होगा। तो उसको डिराइव देखते कैसे करना है। तो ए बी सी डी यहाँ पर क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए यहाँ पर क्या है मेरा, ऑरिजिन, ए को हम माने ऑरिजिन, तो ये हो जाएगा मेरा 0,0। ठीक है, ये मेरा ऑरिजिन है। तो ये अगर ऑरिजिन है तो पोजीशन वेक्टर बी का क्या लिखेंगे, बी का पोजीशन वेक्टर हम मान लेते हैं कि पी वेक्टर है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर बी का हम माने पी है, और पोजीशन वेक्टर डी का माने क्या है, क्यू है। ठीक है, इसको पी मान लिया तो क्यू मान लिया, अज्यूम कर लिया अपने से। तो लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी एंड डी आर पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। ठीक, उसके बाद क्या है, ए बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर को लिखेंगे पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है कि ए बी वेक्टर को लिख सकते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ए बी वेक्टर कौन सा है, ये ए बी वेक्टर। तो ये कितना हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है, पी वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या हुआ, 0, क्योंकि ए मेरा ऑरिजिन है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को मिल गया ए बी वेक्टर। सिमिलरली ए डी वेक्टर को क्या लिया था, मैं अज्यूम की था क्यू, यहाँ पर देखो क्या है, ए डी वेक्टर क्या है मेरा, क्यू। तो बी सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए डी वेक्टर, ऐसा क्यों, बी सी वेक्टर ए डी वेक्टर के इक्वल इसीलिए होगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स क्या है, देखो पैरेलल है, तो जो ए डी वेक्टर होगा वो तुम्हारा क्या होगा, बी सी वेक्टर के अलॉन्ग होगा, तो इसीलिए बी सी इज इक्वल्स टू ए डी लिखा गया। ठीक है, तो ए डी क्यू था तो बी सी भी क्या हो जाएगा, क्यू, तो बी सी भी मेरा हो गया क्यू। बाय ट्राइंगल लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, मतलब ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, ट्राइंगल लॉ से आ जाएगा। ठीक है, ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है, तो यहाँ पे ए डी लिख सकते हैं दिस इक्वल टू ए सी, और ये कितना है पी, ये कितना है क्यू, दिस इज इक्वल्स टू ए सी वेक्टर। अब क्या करना है, बेसिकली हम लोग यहाँ पर निकालना क्या चाह रहे हैं कि हमको तो फॉर्मूला पता है हाफ ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस, तो वो ए क्रॉस बी कौन सा है, ये वाला वेक्टर ए बी और ये वाला वेक्टर ए डी, तो वो हमको ए और बी के टर्म्स में मतलब निकालना है। तो बट ए और बी तो डायगोनल गिवन है, इसीलिए हम लोग इसके टर्म्स में लिखने का कोशिश कर रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट चीज़ क्या लिख सकते हैं, लेट ए सी इज इक्वल्स टू स्मॉल ए वेक्टर एंड बी डी इज इक्वल्स टू स्मॉल बी वेक्टर विद द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में मान लो गिवन ही होगा, ये डायगोनल जो है पैरेललोग्राम को गिवन होगा, तो ए सी वेक्टर ए वेक्टर ले लिया, बी डी वेक्टर बी ले लिया, ये डायगोनल से भी दिख रहा हो, ए सी वेक्टर स्मॉल ए और बी डी वेक्टर स्मॉल बी। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या लिख सकते हैं, ठीक है, देखो तो P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू ए, यहाँ से ए सी के बदले क्या लिख दिए, ए वेक्टर लिख दिया। अच्छा, और बी डी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी कितना है क्यू, और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना है पी, और बी डी वेक्टर कितना लिया एज्यूम किया बी। तो मेरा ये 2 इक्वेशन है, इनफैक्ट 3 इक्वेशन आएगा, एक मिनट, हाँ, इनमें हम लोग का 3 इक्वेशन आएगा, एक फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ये, थर्ड इक्वेशन। अब क्या करें, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लो,
फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकेंड इक्वेशन ये, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2q इज इक्वल्स टू a प्लस बी। तो यहाँ से q वेक्टर मिल जाएगा हाफ टाइम्स a प्लस बी। सिमिलरली सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2, 3 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, p वेक्टर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, p क्रॉस q कर रहे हैं। p क्रॉस q क्यों कर रहे हैं, p क्रॉस q क्या है, ये p है और ये q है, क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला शुरू में बताए थे, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ p क्रॉस q होता है, तो इसीलिए p क्रॉस q निकाल रहा ताकि इसका एरिया मिल जाए। तो p क्रॉस q कितना आ जाएगा, p और q ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पे इस स्टेप में, बस वैल्यू पुट कर रहे हैं, हाफ इंटू a माइनस बी क्रॉस हाफ इंटू a प्लस बी। तो इसको सॉल्व करने से मेरा एक्सप्रेशन क्या आएगा, p क्रॉस q इज इक्वल टू हाफ इंटू a क्रॉस b। ठीक है, तो बेसिकली मेरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर उसका दो डायगोनल गिवन है ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उसका आंसर क्या आएगा, हाफ टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, जैसे यहीं पर लिखा हुआ, तो ये प्रूफ देख लेना। उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ प्लेन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल अगर गिवन है तुम्हारा ए बी सी डी, ठीक है, और उसका दोनों डायगोनल गिवन है ए सी और बी डी, तो उसका फॉर्मूला भी क्या होगा एरिया का, हाफ टाइम्स ए सी क्रॉस बी डी। बेसिकली जब तुम्हारा डायगोनल गिवन होता है तो ये हाफ वाला फैक्टर आता है, जब डायगोनल गिवन नहीं होता, साइड गिवन होता है, तो हाफ का फैक्टर नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। तो यार लैग्रेंजेस आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और तुम्हारा इसके ऊपर डायरेक्ट कभी कभी न्यूमेरिकल्स आ जाता है, तो उसको देख लेते हैं। ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर आर एनी टू वेक्टर्स। ठीक है, तो ये होता है लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, ए क्रॉस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी स्क्वायर। इसी को लिखने का एक और तरीका क्या है, डिटरमिनेंट के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट बी और बी डॉट बी, क्योंकि इसको एक्सपैंड करेंगे तो यही वाला टर्म आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, तो दिस इंटू दिस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा। इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे, इसका दोनों तो स्क्वायर कर दो, तो ये मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको मतलब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको फिर क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये वाला क्या हो गया तुम्हारा, डॉट प्रोडक्ट हो गया ए डॉट बी, क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ये आ जाएगा। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं डिटरमिनेंट के फॉर्म में, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर ए डॉट बी और मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा वापस डिटरमिनेंट को, तो जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर का स्क्वायर इज ए डॉट ए। ठीक है, तो ये मेरा लैग्रेंजेस आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, तो ये डायरेक्ट याद रखने का है। तो ठीक है, जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू था वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का चैप्टर का, सारा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगभग इसमें कवर हो गया। अगर किसी को डाउट है, कुछ भी कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और ये पीडीएफ भी कमेंट बॉक्स में रहेगा, तो आप लोग पहले उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद आप वीडियो को सो लॉन्ग देखिएगा तो समझने में आसानी रहेगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, ओके, थैंक यू।